सबसे पहले तो एबीएन देख रहे सारे दर्शकों को मैं पूजा लूथरा सचदेवा की ओर से नमस्कार, राम राम और सत श्री अकाल। मेरी बेसिकली जो पैदाइश थी वो फाजिलका से हूं मैं, और मेरा जन्म जो है मेरा जो मायका घर था वो कैलाश नगर में था, और जन्म मेरा जो था यहाँ छाबड़ा नर्सिंग होम में हुआ था। और मेरे जो फादर थे वो हेल्थ सुपरवाइजर थे मलेरिया वर्कर्स में सिविल हॉस्पिटल में ही। और मेरी जो स्टडी है वो यहाँ एसडी मॉडल स्कूल और एसडी हाई स्कूल की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की और फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया, जो मैंने अमृतसर में माई भागो कॉलेज है, GIGT कॉलेज है, वहां से हुई थी। साथ ही मैंने प्राइवेट BA करी। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मैंने B.Ed करी, और उसके बाद स्टार्टिंग में मैंने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में अंडर BA थी। जब मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी, तो वहां मैंने कुछ टाइम पर जॉब की थी। उसके बाद मैंने SD हाई स्कूल ज्वाइन किया जब मेरी B.Ed और BA कंप्लीट हुई, और 2007 के करीब मैंने SKB DAV स्कूल में ज्वाइनिंग की, जहां मैंने अभी पीछे ही दिसंबर 2020 तक वहां पर जॉब की है। 15 साल लगभग मैंने वहां पर जॉब की है। और उसके बाद मेरी मैरिज हुई 2009 में, और आदर्श नगर गली नंबर 4 में मिस्टर अजय सचदेवा बंटी, उनसे मेरी मैरिज हुई। डॉक्टर बिशंबर सचदेवा मेरे फादर इन लॉ, जिनकी अभी पीछे 20th जैन को ही डेथ हो गई थी। तो ये है कि बेसिकली मैं यहीं से ही बिलोंग करती हूँ। ये कह लो कि कैलाश नगर से लेकर और आदर्श नगर तक का जितना भी फाजिलका का मोहल्ला है, मैं सब यहाँ पर ही पली हूँ, बड़ी हूँ, यहीं पर ही मैं खेली हूँ। आपने अपने बारे में बताया, शादी के बाद आप बिशंबर सचदेवा जी के परिवार में आए, बंटी जी के साथ इस परिवार में आपने पहला पैर रखा। उसके बाद आपको राजनीति में आने की ऐसी क्या जरूरत महसूस लगी, या क्या ऐसे समीकरण हुए भी आपको घर परिवार स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ राजनीति में आने की जरूरत लगी? ऐसा क्या मुख्य कारण या क्या टर्निंग पॉइंट रहा है? एक्चुअल में क्या है कि 2007 में जब मैंने DAV स्कूल में जॉब की, तो उसके बाद बेशक चाहे मैं यहाँ पर कंफर्म थी, परमानेंट जॉब थी मेरी, लेकिन मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। क्योंकि हमारा एक उस स्कूल में मेरी फ्रेंड सर्कल काफी था। पूजा वर्मा, मीनू मैम थे, शिल्पा मैम थे, इवन वो हमारा ग्रुप जो था हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। जो भी कोई नया पर्सन स्कूल में आता तो वो हमारे ग्रुप में ही आके बैठता था, हम इकट्ठे खाना खाते, इकट्ठे बैठते। धीरे धीरे वो सारे फ्रेंड्स को गवर्नमेंट जॉब मिलनी शुरू हो गई, और पीछे 2-3 सालों में मैं स्कूल में जैसे अकेली ही थी। मेरा फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में सिर्फ एक नीरू मैम ही मेरे साथ रह गए थे। हालांकि ये नहीं है कि बाकी टीचर साथ मेरा अच्छा था, लेकिन अपन कहते हैं ना कि जो अपना फ्रेंड सर्कल बना होता है उसके साथ अपनी ज्यादा अटैचमेंट होती है। तो वो उन्होंने जाना शुरू किया। उसके बाद मेरे माइंड में भी आया कि क्यों ना, मतलब नॉलेज है, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, और काफी टाइम से मैं SST पढ़ा रही हूँ, तो मुझे भी इस फील्ड में काम तो करना चाहिए। तो मैंने CTET मैंने बिना किसी कोचिंग के ही 2 बार क्लियर कर चुकी थी। और उसके बाद PTET की कोचिंग ली मैंने, क्योंकि PTET मेरा हर बार मैं देती थी, लेकिन कहीं ना कहीं 2 या 3 नंबर से मैं रह जाती थी। उसके बाद मैंने PTET की कोचिंग ली और मेरे 110 नंबर बने। उसके बाद मैंने पीछे रिसेंटली मास्टर कैटर की कोचिंग ली, लेकिन कोरोना पीरियड्स के कारण जो था लॉकडाउन हो गया, तो ये इंस्टीट्यूशन वगैरह बंद हो गए। तो मैंने काफी कोशिश की, और हिंदी की पोस्ट मैंने अप्लाई की। रूल के अकॉर्डिंग मैं हिंदी की पोस्ट ही अप्लाई कर सकती थी। 16 पोस्टें निकली, और जिस दिन, ये नहीं है कि मैंने तैयारी नहीं की, मैंने खूब तैयारी की। कोचिंग के जो पेमेंट थी मैं सब कुछ करके आई, लेकिन लॉकडाउन के ड्यूरिंग जब हम लोग घर में बैठ गए, या इन इंस्टीट्यूशन में जो थी कोचिंग वगैरह बंद होगी, ऑनलाइन में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाई, क्योंकि स्कूल को भी हैंडल करना होता था। मैंने वहां पर मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, और बाकी जो स्कूल का काम था वो भी हमें करना होता था। जैसे CBSE के इंचार्ज थी मैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मेरे पास काफी ड्यूटीज थी जो मुझे परफॉर्म करनी पड़ती थी। इवन मेरे खुद का परिवार है, तो मेरे बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो मुझे उसको भी मेंटेन करना पड़ता था।
जहां तक राजनीति में आने का सवाल है तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि मेरा खुद का था कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं। पीछे इसी साल 17 जनवरी को मेरी एज 37 ईयर की हो गई थी। मास्टर कैडर की 16 पोस्टों के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं पेपर देने जाऊं, क्योंकि जिस दिन ये एग्जाम था 28 दिसंबर के नियर अबाउट एग्जाम था और उस दिन फोग बहुत ज्यादा थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि जैसे इस तरह से मेरा एग्जाम है तो देने जाना है, तो वो कहते कि पेपर देने नहीं जाना, क्योंकि ऑब्वियस है कि इतने बच्चे जैसे अनएम्प्लॉयड है और वहां पर इतने बच्चे कोचिंग लेने, जो बच्चे तैयारी भी कर रहे थे, हर एक बच्चे को नॉलेज थी, क्वेश्चंस के जवाब देते थे, तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को लेकर डीमोटिव भी हो गई थी कि इतने बच्चे हिंदी की पोस्ट के लिए हैं और पोस्ट सिर्फ 16 हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने इस चीज को गिव अप भी कर दिया। और मुझे ये भी था कि कुछ मेरे हस्बैंड की शॉप थी बजरंग फाइनेंस के नाम से, और उसमें जैसे क्रॉकरी वगैरह का काम भी हमने शुरू किया था। तो ये कह लो कि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट भी थी। उन्होंने मुझे कहा कि इस 16 पोस्ट के लिए आपने टेस्ट देने नहीं जाना और जहां तक हो सके अपनी शॉप को संभालना है। और कुछ ये था कि मैं 37 ईयर की हो चुकी थी। मैं आपको अपनी बता रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ और मैं जिस चीज को महसूस करती हूँ। 37 ईयर की होने के बाद ऊपर से मेरी कैटेगरी जनरल, मुझे वहां पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलनी थी। तो इस चीज को सोचकर मेरे माइंड में ये चीज आई कि अब मेरे हाथ से वो टाइम निकल चुका है कि मैं अब किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूं। अब मेन चीज ये आती है कि मैं राजनीति में कैसे आई। तो इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अपनी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। स्कूल में भी मैं लगातार एसएसटी का सब्जेक्ट पढ़ाती थी और उसमें भी जैसे सिविक्स में पोर्शन आता है स्टेट गवर्नमेंट का, अर्बन गवर्नमेंट का या विलेज गवर्नमेंट का। तो जब मैं ये पढ़ाती थी तो बच्चे मेरे से क्वेश्चन पुट करते थे कि मैम क्या सरपंच या म्युनिसिपल काउंसिलर इतने काम कर सकता है? क्या वो शहर की इस नुहार को या शहर की में इतना विकास कर सकता है कि जो सड़कें नहीं बनी हुई, जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सीवरेज का इतना बुरा हाल है या नालियां प्रॉपर नहीं बनी हुई। तो बच्चों को जब मैं एक्टिविटी करवाती थी तो बच्चे मुझे जब ये क्वेश्चन पुट करते थे तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज आती थी। इवन क्लास में एक्टिविटी के ड्यूरिंग मैंने बच्चों को ही 2-3 बच्चों को ही मैंने इस काम में लगा दिया कि मतलब आप क्या करोगे, आप इस दिन क्लास के मॉनिटर हो, आपने पूरा दिन क्लास की प्रॉब्लम को देखना है और आपने इंचार्ज को अपनी सारी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग बताना है। जब बच्चों ने ये काम करना शुरू किया तो उनकी क्लास में ये चेंजेस आनी शुरू हो गई। मींस एक दिन एक बच्चे ने ड्यूटी की, नेक्स्ट डे नेक्स्ट बच्चे ने ड्यूटी की। इससे क्या हुआ, तो मेरे माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं थी कि अगर मैं यहाँ स्कूल में रहकर इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों के माइंड में चीज सेट कर सकती हूँ तो कहीं ना कहीं अगर हमने समाज की इसमें बदलाव लाना है तो कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज में शामिल होना पड़ेगा। ऊपर से मैं केजरीवाल सरकार जी की जो नीतियां थी उससे काफी ज्यादा प्रभावित थी। जो उन्होंने अपने वादे किए उसको पूरा किया और दिल्ली में जो काम किए, इवन वहां के जो लोग थे आज तक मुझे लगता है किसी भी सरकार ने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया। इवन मेरे रिलेटिव में मेरे मामा जी हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं, मैं उनके पास रहकर भी आई हूँ। जिस साइड में वो रहते हैं वहां पर पानी के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। अगर एक टैंकर आता था ना तो वो जो लाइन थी इतनी लंबी होती थी कि जब तक लास्ट पर्सन की टर्न आती थी पानी उसको अवेलेबल नहीं होता था। और आज जब मैंने अपने मामा जी से बात की तो वो कहते हैं कि पूरी दिल्ली एक तरफ है। इस टाइम पूरी दिल्ली जो है वो आप सरकार केजरीवाल को चाह रही है। क्यों चाह रही है? अगर इतने टाइम में सरकारें आई हैं और वो दिल्ली के पर्सन्स को फैसिलिटीज नहीं दे पाई, लोगों को पानी भी कह रहे हैं ना कि पैसे देकर लेना पड़ रहा है। तो जो काम केजरीवाल सरकार ने किए हैं इस टाइम दिल्ली में और वहां के जो लोकल पर्सन है दिल्ली के, उनके मुंह से जब मैंने इन चीजों को सुना तो मुझे भी लगा कि क्यों एक आम पर्सन, पढ़ा लिखा पर्सन अगर लोगों के लिए दिल्ली जो अपने कैपिटल सिटी है उसकी बदलाव के लिए काम कर सकता है, लोगों को फैसिलिटी दे सकता है, तो पंजाब में भी इन चीजों को लाने के लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा। तो राजनीति में आने का कहीं ना कहीं मेरा मोटिव यही था कि मैं जो बदलाव
लोग चाहते हैं, जो वाकई चाहते हैं सोसाइटी में बदलाव हो, तो उसके लिए शायद मैं कहीं ना कहीं राजनीति में आई। और मुझे ये कह लो कि जो यंग जनरेशन थी, इवन मेरे स्टूडेंट छोटे छोटे हैं 6th में 7th में, मुझे उन बच्चों के भी कॉल आए कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप आगे आ रहे हो, हम आपके साथ हैं, हमें भी वोट जब मिलेगी ना हम भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो जब ये चीजें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं खुशी होती है कि जब अपनी आज की जनरेशन सपोर्ट कर रही है तो क्यों ना हम लोग बदलाव के लिए काम करें। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है कि मैं ये अकेले काम कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि जितने भी एमसी जीतते हैं उन सबको इस चीज के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमें आम जनता ने वोट दी है, आम जनता ने हम पर भरोसा दिखाया है। और अगर हम लोग आम जनता के लिए काम करें तो मुझे नहीं लगता कि हमें हर बार कन्वेंसिंग पे जाना पड़ेगा और हर बार हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं एमसी के इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ या खड़ी हो रही हूँ। आपने कहा अभी आप आप पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो गए, आपने आप पार्टी ज्वाइन करी और चुनाव लड़ा, और चुनावों में आप पे विश्वास करते आपके वार्ड वासियों ने आपको नगर कौंसिल भेजा। अब आप नगर कौंसिल में पहुंच के अपने वार्ड की प्राथमिकता को कैसे हल करवाएंगे, उसके लिए आपका क्या टारगेट है और क्या प्लानिंग करेगी? जहां तक मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में अभी सबसे बड़ी समस्या यही है कि सीवरेज। और अगर आप जनरल तरीके से बात करें कि हम लोग गंदगी में नहीं रह सकते, और जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम अपने वार्ड में गई थी, जब मैं कन्वेंसिंग शुरू की थी डोर टू डोर, तो रात को वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट का अरेंज नहीं था, स्पेशली इन दुर्गा कॉलोनी। और वहां पर जब मैंने इन चीजों को देखा तो मुझे भी लगा, क्योंकि वहां से मेरा क्रॉस करना कितना मुश्किल था, और जिन लोगों के वहां पर घर बने हुए हैं वो बेचारे कैसे रह रहे थे। तो उस चीज को देखकर मुझे लगा कि अगर इतने टाइम से वहां पर एमसी इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल से पहले जो भी आगे दूसरी पार्टीज के जो थे पर्सन एमसी रहे हैं, तो उन्होंने क्या इस इलाके के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर मैं वहां पर बड़े बड़े नाले देखती हूँ तो वो भरे पड़े हैं, उनकी कोई सफाई का अरेंजमेंट नहीं था। और सीवरेज की समस्या इतनी ज्यादा है कि लोगों के घरों के बाहर पानी आ रखा है। और दुर्गा कॉलोनी की अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल अंडर डिवेल्प है, उसका कोई निर्माण काम नहीं हुआ। सीवरेज सड़कें ना बनने के कारण वहां पर ना तो कोई प्रॉपर सीवरेज सिस्टम है, ना कोई नालियों का सिस्टम है। इवन धोबी घाट वाले एरिया में भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी खाली जगह है जहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिनको सालों सालों में कभी साफ ही नहीं करवाया गया। तो आपने कहा भी ये आपकी जो प्राथमिकता होगी आप उसे पहल के आधार पे हल कराएंगे। उसके अलावा जैसे आप पे लोगों ने विश्वास किया, आने वाले विधानसभा के चुनाव जो फरवरी 2022 में होने हैं, उसमें जो आप पार्टी की टारगेट है, अगर आप पार्टी की सरकार बनती है तो आप अपने इलाके के लोगों के लिए क्या काम होंगे जो पहल के आधार पे हल कराएंगे, जो अब तक सरकारें नहीं करा सकी? मेन तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो आज यंग जनरेशन काफी पढ़ी लिखी है, और जब हम पढ़े लिखे लोगों को ही रोजगार नहीं मिलेगा तो उनके जो माइंड है वो डाइवर्ट होंगे ही होंगे। क्योंकि इस टाइम जो यंग जनरेशन है उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, और वो यंग जनरेशन की एनर्जी को अगर सही रास्ते पर लगाया जाएगा तो मुझे लगता है कि किसी भी पर्सन को या किसी भी सरकार को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो यंग जनरेशन ही काम करेगी। और उसके लिए उन्हें सिर्फ एक रास्ता चाहिए, वो है उन्हें सही रास्ते पर चलाना। और अगर वो पढ़े लिखे हैं, और आज की नीड क्या है? रोजगार। सबसे बड़ी नीड है रोजगार। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो और अगर आपको अपना एक सही रास्ता नहीं मिलता आगे बढ़ने के लिए, तो आप खाली बैठोगे, और खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है। ठीक है। और अगर इस चीज को ही सरकारें नहीं देख रही हैं, हम लोग आज कह रहे हैं कि चोरियां बहुत बढ़ गई जी, हम लोग कह रहे हैं कि डकैती हो रही है, लूट हो रही है, तो उसका रीजन कौन है? और अगर हम लोग जब देखते कि चोरी करने वाला कौन है, हम लोग अक्सर देखते हैं चोरी करने वालों में युवा लोग ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। जब उनके पास कुछ काम ही नहीं है, उनको कुछ काम ही नहीं दिया जा रहा, सरकार इतने वादे कर रही है, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर वादे किए कम से कम उसको पूरा तो करो, उनको रोजगार तो दिलवाओ। अगर रोजगार मिला होगा, जब वो सुबह से लेकर शाम तक काम में बिजी होंगे, तो उनके माइंड में कभी भी गलत चीजें नहीं आएंगी।
तो आज की जो बेसिक नीड है वो ये सड़कें, नालियां, गलियां, तो देखो ये तो हमेशा कोई भी एमसी खड़ा होगा उसका पहला मुद्दा यही होगा कि मैंने सड़कें, नालियां, गलियां पूरी करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपने वार्ड की बात करूं तो ये समस्या है मेरे वार्ड में, तो पहल के आधार पर पहले मैं ये काम करवाऊंगी। लेकिन अगर विधानसभा चुनावों की बात करूं, अगर सरकारें आज तक लंबे लंबे वादे करती हैं तो मुझे लगता है उनको पूरा भी करना चाहिए। और आज की जो नीड है, अगर हम लोग यंग जनरेशन को सही रास्ते पर चला सकते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि इनको रोजगार दिए जाए, इनकी एनर्जी को सही तरीके से कंज्यूम किया जाए। और मैं दावा करती हूं कि ये यंग जनरेशन हमारे साथ मिलके पूरे पंजाब की, पूरे देश की नुहार को बदल सकते हैं। आपने कहा भी यंग जनरेशन के लिए आपकी सरकार आने पे ऐसे ऐसे काम होंगे, उसके अलावा गांवों में जो लोग बैठे हैं उनके लिए या उनकी सेहत के लिए, उनकी शिक्षा के लिए क्या क्या काम जो आप चाहते हैं या जो आपकी पार्टी ने सोचे हैं या आपका मोटिव है वो क्या होगी? अगर गांव की बात करूं तो गांव में भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो है नहीं कि नहीं है। गांव के लोग भी हैं, यहाँ पर जो स्कूल बने हुए हैं प्राइवेट, यहाँ पर पढ़ने आते हैं। इवन जिस स्कूल में मैंने जॉब की है, और मुझे लगता है कि बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो अपने आप जो क्वेश्चन पुट करते हैं अपने आप में ही वो एक मतलब रिस्पॉन्स होता है बच्चों का। और ऑनलाइन क्लासेस मैंने लगाई हैं पीछे, और बच्चे अपने आप वो चीजें करके लाते हैं। अगर हम लोग ये कहें गाँव में, तो गाँव में भी ये नीड है। गांव में भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम शुरू की जाए, स्वरोजगार की, तो उनकी भी एनर्जी सही रास्ते पर जाएगी। जरूरी तो नहीं है कि हर एक पर्सन जो है खेती करता है, हर एक पर्सन कोई मजदूरी भी करता होगा। पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी नीड है कि हमें जॉब मिले। तो आज के टाइम पे, और अगर हम लोग स्पेशल फाजिलका हल्के की बात करें, तो मुझे लगता है यहाँ मैक्सिमम जो यंग जनरेशन है, चाहे वो गांव से हो चाहे शहरों से हो, पढ़े लिखे लोगों की है, पढ़ी लिखी यंग जनरेशन है जो इस टाइम पर जॉब की डिमांड कर रही है। और जरूरी नहीं है कि उनको कोई गवर्नमेंट जॉब में लगाया जाए, बहुत सी स्कीम्स होती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू की जा सकती है ताकि वो अपना कोई स्वरोजगार शुरू कर सके, जिसके थ्रू उनकी एनर्जी भी सही तरीके से कंज्यूम हो। और यही जो गांव के लोग हैं वो भी हमें अच्छे सजेशन दे सकते हैं, इवन ज्यादा अच्छे सजेशन दे सकते हैं कि हम आगे क्या करें, आगे किस तरीके से चले, जिससे हम लोग पंजाब में जो ये नशा बढ़ता जा रहा है, या पंजाब में अभी भी चोरियां, डकैतियां, ये चीजें हो रही हैं, तो ये लोग जो है सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से इनको बदलाव लाया जाए। अगर हम लोग कहें यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन इससे ज्यादा अच्छे सजेशन दे सकती है। तो मुझे लगता है कि ये चीजों के लिए भी हमें खुद अपने सजेशन ना रखकर अगर इन लोगों से सजेशन पूछे जाएं कि क्या चीज हमें करनी चाहिए, तो ये हमें जो सजेशन देंगे अगर हम उस पर अमल करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बदलाव लाने में देरी होगी, बदलाव तो आ ही जाएगा। फिर अगर आप पार्टी आपको चुनावों के लिए फाजिलका विधानसभा से उम्मीदवार घोषित करती है, तो क्या आप फाजिलका लिए ऐसा काम करेंगे जो आज तक सरकारों ने नहीं करे? बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो उम्मीदें लोग लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहली एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आज तक ना, जैसे मैंने कभी किसी एमसी के घर में आज तक नहीं गई। अगर मुझे कोई काम पड़ता है, मेरे को लगता कि मैंने जब से होश संभाला है मैं कभी गई हूं। इवन जब इस टाइम पर मैं एमसी बनी हूं, तो जब लोग मेरे पास आ रहे हैं तो लोग मुझे चीजें बताते हैं कि हम लोग जब अपने पुराने एमसी के घर में जाते थे तो कई एमसी हमारी बात नहीं सुनते थे या हमारी पहुंच उन तक नहीं है। तो सबसे पहले तो आज के टाइम पे जो नीड है वो ये है कि एमसी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई एमपी हो, आम लोगों की पहुंच उन तक होनी चाहिए। पहुंच का मतलब है कि वो लोग आपके साथ बैठकर आपको अपनी प्रॉब्लम बता सके। जब वो पर्सन आपके साथ बैठ के आपको अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता पाएंगे तो हम लोग बदलाव कैसे करेंगे? हम लोग कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है? क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम पता होगी तभी उसका सोल्यूशन हो सकता है। और मुझे लगता है कि एमएलए हो, चाहे एमपी हो या कोई एमसी हो, सबसे पहले तो उनको लोगों के साथ जुड़ना होगा जो आज के टाइम की नीड है। क्योंकि जनता आज के टाइम पर ये नहीं है, जनता चाहती है अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के थ्रू करो, नहीं, जनता की खुद अप्रोच हो, वो आपके पास आकर आपके सामने बैठकर अपनी बात कह सके। तो आप ऐसा कैसे क्या काम करोगे जिससे लोग कहें भी आपने दूसरों से अलग काम करा है?
फाजिलका सरहद पर बसा शहर है और मैंने पहले भी बात की है कि यहाँ जो यंग जनरेशन है पढ़ी लिखी है और अगर यंग जनरेशन को बाहर जाने की बजाय यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा के यहीं पर ही काम दिया जाए तो मुझे लगता है कि एक विधायक के तौर पर अगर मैं सोचूं या अगर मैं ये सोचूं कि मुझे बदलाव करना है तो पहला काम मैं यही करना चाहूंगी। और इसके बाद यहाँ पर एक एमआर कॉलेज, फिर भी मैं कहूंगी कि एमआर कॉलेज में मैं नहीं पढ़ी हुई, मेरी जो क्वालिफिकेशन वो है GNDU यूनिवर्सिटी में, उसमें प्राइवेट में है, बट मेरे हस्बैंड जो है वो एमआर कॉलेज में पढ़े हैं, मेरा देवर यहाँ से पढ़ा है, इवन मेरी सिस्टर की जो एजुकेशन है वो भी ग्रेजुएशन वगैरह यहीं से ही है। तो महामुहिम बलराम जाखड़ जैसे जो है पर्सन्स अगर यहाँ पर पढ़े हुए हैं, लेकिन आज एमआर कॉलेज की जो पहचान है वो यहाँ लोग जब बच्चे करते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ पर अब कोई भी प्रोफेसर नहीं है जो पढ़ा सके। और मुझे लगता है जब पहले हम लोग सुनते थे तो बड़े बड़े पर्सन्स के जो नेम, प्रोफेसर्स के नेम सामने आते थे और बच्चे उनसे पढ़ने के लिए आतुर होते थे कि हम जाके उन्हीं से ट्यूशन पढ़ेंगे। क्लास में उनका सुना लेक्चर हमें कभी जिंदगी में भूलता नहीं है। तो एमआर कॉलेज को अगर डिवेल्प किया जाए, यहाँ पर MA लेके आया जाए प्रॉपर तरीके से, तो मुझे लगता है कि बच्चों को अबोहर या किसी और एरिया में जाकर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो बच्चे यहीं से पढ़ेंगे। जिस चीज में बदलाव लाने की जरूरत है, अगर हम लोग विधायक बन के उन चीजों में बदलाव नहीं ला सकते तो मुझे लगता है कि फिर हमें ये दावा करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम लोग विधायक बनेंगे। ABN देख रहे सारे दर्शकों को मैं एक बार फिर से यही कहूंगी कि मेरी ओर से या हमारी पार्टी की ओर से जो भी राजनीति होगी वो बदलाव की होगी, विश्वास रखिए। और हम लोग जो भी राजनीति करेंगे वो समाज सेवा की राजनीति करेंगे। अंत में ABN देख रहे सारे दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद। ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।